हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पी मैक्स क्लासेज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। पहला लेक्चर हमने चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो 3-4 मिनट का है मुश्किल से, उसको अपलोड कर दिया है। चार्ज वाला इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर ज़रूर आए, तभी कूलाम के नियम में मज़ा आएगा। और कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें जब भी कोई वीडियो देखें। और आज कूलाम के नियम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी सब क्या हो जाएगा, बड़े अच्छे से दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। तो क्या है कूलम्स लॉ? सबसे पहले इसमें एक चीज़ हमको समझना होगा। कूलम्स लॉ में इंटरेक्शन प्लस और प्लस के बीच या माइनस और माइनस के बीच, यानी अगर सेम नेचर के अगर चार्ज हैं तो उनके बीच कौन सा बल लगता है? रिपल्सन। बात समझ में, दुश्मनी होती है। अगर अपोजिट साइन के चार्ज हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन। थोड़ा सा लगाव होता है, प्यार मोहब्बत होता है। ये बात समझ में आई? तो ये दोनों तरह का, जो ये अट्रैक्शन है और जो रिपल्सन है, ये दोनों तरह के इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इंटरेक्शन। क्या बोल देते हैं? इंटरेक्शन। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, इंटरेक्शन, डबल आर शायद रहेगा। तो इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन कितना होता है, कितना स्ट्रांग होता है, कितना वीक होता है, इसी के रेफरेंस में अपने कूलाम अंकल जी ने क्या दिया है? नियम दिया है, जिसे कूलम्स लॉ बोलते हैं। कितना बल लगता है अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, तो कितना तेजी से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे कूलाम अंकल जी ने जो फॉर्मूला दिया उसे कूलाम का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। अब जरा देखते हैं क्या है। ये एक चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है अपने पास क्या? Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस R। बात समझ में आए? तो Q1 वाला Q2 पर बल लगाएगा कितना? F21, वेक्टर F21, यानी दूसरे चार्ज पर पहले के कारण लगने वाला बल, इसको हम लोग लिखेंगे F21 से। ऐसे इधर भी बल लगेगा F12, पहले चार्ज पर दूसरे के कारण लगने वाले बल को ऐसे लिखेंगे F12 से। दोनों के मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। F21 बराबर क्या होता है? F12। इसका परिमाण क्या होगा? बराबर, मान लिया F, मान लिया। बात समझ में आई? इसको लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये दोनों बल क्या है? F है, यानी जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ही बल ये इस पर लगाता है। ये दोनों बल क्या होते? बराबर होते, बशर्ते ये राइट साइड में और ये किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये समझ में आ रही है बात। अब इस बल की जो दिशा होती है, क्या ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे नहीं, या ऐसे नीचे की तरफ लग रहा बल, या एकदम ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ? नहीं, 30 अंश, 20 अंश, 60 अंश के कोण पर नहीं। क्या कहाँ लगता है? तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, या तो दाहिनी ओर लगेगा या तो बाईं ओर, जिस तरफ भी, दोनों तरफ लग रहा है, जिस तरफ भी हम निकालना चाहें। बात समझ में आई? तो ये दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये बल कार्य करता है। लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज के अलोंग कार्य करता है फोर्स। बात समझ में आई? तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गया कि फोर्स किधर लगेगा। तो अब जरा देखते हैं आगे उन्होंने क्या बताया। उन्होंने 2 लॉ बताया फोर्स के बारे में, कि जो ये फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्योंकि चार्ज के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। जो फोर्स एक्ट करता है दोनों चार्जों के बीच में, उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो ये वैद्युत बल जो होता है वो दोनों चार्जों के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो फोर्स होता है ये उन चार्जों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही है कूलम्स लॉ। कूलम अंकल जी ने क्या बताया कि ये जो फोर्स होता है दोनों चार्जों के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को अगर हम मिला दें, इसको मान लो ऐसे मर्जी करे, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लो, इसको अगर मिलाओगे तो F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2
डिवाइड बाय आर स्क्वायर, अगर इसको मिला दिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, F इज इक्वल टू, जब भी अनुक्रमानुपाती हटता है तो बराबर आता है और एक कांस्टेंट आता है K(Q1 Q2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये अपने पास फोर्स का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। वेयर K क्या है, तो K इज कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज कूलॉम कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, कूलाम नियतांक भी जिसको कहते हैं। बात समझ में आई। एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, वैक्यूम मतलब निर्वात, वायु या फ्री स्पेस के लिए इसका मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी ये सबसे मैक्सिमम होता है। इससे ज़्यादा वैल्यू के की पॉसिबल नहीं है। ये मीडियम पर डिपेंड करता है। के अलग अलग मीडियम में के की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है कूलाम नियतांक की। लेकिन हम लोग ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केस में चार्ज को कहाँ पर रखकर स्टडी करते हैं, तो ज़्यादातर चार्ज की स्टडी एयर में ही होती है या वैक्यूम में ही होती है, तो इसीलिए ये डेटा अधिकतर यूज किया जाता है। बात समझ में आई। तो के की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। एयर या वैक्यूम में मैक्सिमम के की वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि के प्लेस पर एक चीज़ हम और यूज कर सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/4π, थोड़ा और स्टैंडर्ड 1/4π एप्सिलॉन। के प्लेस पर हम लोग यूज करते हैं 1/4π एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता, हिंदी में बोलते हैं वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं किसको, एप्सिलॉन को। इसका मान जो होता है, इसका भी मान, ये मीडियम की है परमिटिविटी। तो ये करता क्या है, ये करता है कि परमिटिविटी ये करता है कि दोनों फोर्स जो लग रहे हैं चार्जों के बीच में, दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लग रहा है, ये क्या करता है, माध्यम के मॉलिक्यूल जो होते हैं, माध्यम के जो अणु होते हैं, वो माध्यम कहता है कि जाओ उन दोनों चार्जों के फोर्स, चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को कम करो, तोड़ो उनके फोर्स को। परमिट करता है, क्या परमिट करता है, लगने वाले बल का क्या सपोर्ट करता है, नहीं, विरोध करता है कि दोनों चार्जों के बीच जितना भी बल लग रहा हो जाओ उसको कमजोर करो। इसका यही काम है वैद्युतशीलता का। तो अलग अलग माध्यमों के लिए वैद्युतशीलता का मान अलग अलग होता है। वायु या निर्वात के लिए जब हम लोग फिर से वही एयर या वैक्यूम के लिए जब बात करते हैं तो एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट से लिख देते हैं। तो कभी भी अगर एप्सिलॉन नॉट मिले तो तुरंत समझ जाओ परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम है। इसकी वैल्यू होती सबसे कम 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सबसे कम होता है एयर या फ्री स्पेस के लिए, और सबसे अधिक के की वैल्यू किसके लिए होती है, तो इसी के लिए। अब ये देख सकते हैं, ये जितना कम के उतना ही मैक्सिमम। यहीं पर अगर माइका आ जाए, वाटर आ जाए, ऑयल आ जाए, तो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू और ज़्यादा, के की वैल्यू कम, के की वैल्यू कम, तो लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये एप्सिलॉन करता क्या है, एप्सिलॉन क्या करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये अपने अणुओं को, अपने लोगों को छूट देता कि जाओ बीच के फोर्स को, चार्जों के बीच के फोर्स को क्या करो, कम करो। और सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगता है, एयर या वैक्यूम में। बात समझ में, क्यों, क्योंकि उसकी परमिटिविटी बहुत कम है, इतना कम परमिट कर पा रहा है कि वो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बहुत कम अफेक्ट कर पा रहा है, बहुत कम तोड़ पा रहा है। तो ये इस पर और भी अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा, एक 10-15 मिनट का। फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं एप्सिलॉन पर। एप्सिलॉन और कैपिटल के जो है डाइइलेक्ट्रिक पर कंबाइंड एक वीडियो बनेगा। तो ये इसको नोट बनाते रहिएगा, और जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा अगर मान लीजिए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब आ जाइए ज़रा देखते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया है F इज इक्वल टू K(Q1 Q2) डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये अपने पास कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला है।
इसी फॉर्मूले से हम कितना इंटरेक्शन है दोनों चार्जों के बीच हम उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। चार्ज दिया हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हो, तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग कि F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और जब भी कोई राशि इस तरह से होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कैसे, क्या कहता है इन्वर्स, अगर हम दूरी को डबल कर दें, डिस्टेंस को, दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस को अगर डबल कर दें तो फोर्स का क्या होगा, ये R है ये F है, फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4 माने फोर्स बहुत कम हो जाएगा। पहले अगर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन तो अब कितना लगेगा, 10 न्यूटन का 1/4 लगेगा। अगर इसी को ट्रिपल कर दिया जाए, डिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए पहले जितना था, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, 1/9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा फोर्स। देख रहे हैं ना, दूरी बढ़ा रहे हैं तो दूरी बढ़ाने पर किस तरह से फोर्स कम हो रहा है, स्क्वायर में कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसी को हम हाफ कर दें, डिस्टेंस को, दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस को अगर हाफ कर दें तो दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस को हाफ करने पर ये फोर्स कितना हो जा रहा है, फोर्स हो जाएगा अपना 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ट्रिपल 1/3 कर दें अगर डिस्टेंस को तो 1/3 करने पर ये 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से समझ में आया ना कि किस तरह से फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जबकि चार्ज पर कोई फेरबदल ना किया जाए, चार्ज वार्ज को ना बढ़ाया जाए, चार्ज अपनी जगह पर फिक्स रहे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बल निकाल सकते हैं। ये पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, तो ये कूलाम के नियम से रिलेटेड ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस पर अगर हम F वर्सेज R का ग्राफ बनाएं, क्या कभी फोर्स जीरो भी होगा? तो F वर्सेज R का अगर ग्राफ बनाया जाए तो F वर्सेज R का ग्राफ क्या होगा, जरा देखते हैं। y अक्ष पर F बना दे रहे हैं, x अक्ष पर क्या बना दे रहे हैं, R बना दे रहे हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या, डिस्टेंस जब बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस और ज़्यादा है, डिस्टेंस और बढ़ाए फोर्स कम हो गया, डिस्टेंस और बढ़ा रहे हो फोर्स और कम हो रहा, डिस्टेंस और बढ़ा दे रहे हो फोर्स और कम हो रहा, डिस्टेंस और बढ़ा रहे हो फोर्स और कम हो रहा, जाकर इन्फिनिटी पर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज से अगर इन्फिनिटी पर हो तब उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा और शून्य होगा। बात समझ में आई? तो ये ग्राफ है F वर्सेज R का, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, किस रेशियो में फोर्स घटता है या बढ़ता है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा देखते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर रूप, कई बार पूछ लेता है वेक्टर रूप। बात समझ में आई? तो देखते हैं जरा वेक्टर रूप में क्या होता है। ये अपने पास चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, छोटू से चार्ज हैं, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं। इस पर दूसरे पर पहले के कारण बल लगता है F21, पहले पर दूसरे के कारण लगता है बल F12। बात समझ में आई? और दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। अब जरा बताना बड़े अच्छे से, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस को अगर हम मान ले R1 वेक्टर स्थित सदिश के टर्म में, तो इसको मान ले क्या, यहाँ कोई पॉइंट है वो ओरिजिन है, यहाँ से मान ले इसको R2 वेक्टर। तो अगर इस दिशा में जाएंगे, अब यहाँ वेक्टर नहीं, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, वेक्टर यहाँ नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो इसको हम लिख देंगे क्या, R2 माइनस R1 वेक्टर। अगर इसके एंटी जा रहे हैं तो इसको लिख देंगे क्या, R1 माइनस R2 वेक्टर। ये पूरी दूरी इस तरह से। अब हमको मान लो R नहीं पता है, R1 और R2 पता है, और ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर या R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ज़रा अब निकालते हैं कि F
F21 ही अगर हमें निकालना हो तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड R का स्क्वायर इनटू, ये तो परिमाण है टोटल फोर्स का, इसी में हम डायरेक्शन लगा सकते हैं। F21 के लिए डायरेक्शन क्या आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का कैप। कैप केवल क्या बताता है, कैप वाले वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनके स्वयं का मैग्नीट्यूड, स्वयं का परिमाण एक होता है। ये केवल ओनली फॉर सो डायरेक्शन, ये केवल डायरेक्शन बताने के लिए क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जरा देख लो, है तो परिमाण इतना ही फोर्स का, ये तो केवल इसका परिमाण एक होगा, तो एक के गुणा भाग से इसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर इसको हम कैप को दूसरे तरह से किसी वेक्टर में उसके परिमाण से भाग कर दो तो वही कैप आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R2 माइनस R1। इस वेक्टर में हमने उसके परिमाण से भाग कर दिया, मॉड। बात समझ में आई। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 और फिर क्या R2 माइनस R1 वेक्टर और डिवाइड बाई, इसको भी ऐसे कर दो, मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो ये लंबाई होगी, जो इसका परिमाण होगा वही R के बराबर है, इनटू R2 माइनस R1। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का मॉड में होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आ गया सदिश रूप। बात समझ में आई। इसी तरह से अगर हमको सिमिलरली F12 लिखना हो तो F12 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू R1 माइनस R2। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, F12 और F21 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे यहाँ तो क्यूब आ गया, यहाँ क्यूब नहीं आ गया, यहाँ भी तो अब है, ये इकाई सदिश नहीं है। एक मान यहाँ पर है, एक घात से एक घात कट जाएगा तो फिर वहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 घात ही आएगा। एक घात यहाँ पर है, इसका भी परिमाण रहेगा, समझ रहे हो ना। तो इस एक घात से एक घात कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म बता सकते हैं। तो इसको नोट करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा, वीडियो पॉज करके। बात समझ में आई। या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आलसी बच्चे। तो इसको मिटा दें। चलिए आ जाइए जरा, अब जरा बात करते हैं कहाँ कहाँ पर कूलम्स लॉ के लिमिटेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। वैलिड क्या हर जगह वैलिड होता, आंख बंद करके। लिमिटेशंस कहाँ कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कूलम के लॉ को, ठीक है। तो पहली चीज़, हम एक्सटेंडेड चार्ज हैं, अगर बहुत बड़े बड़े चार्ज हैं, बहुत बड़े बड़े चार्ज हैं, गोले पर बहुत ढेर सारा चार्ज है, कोई स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर 2 स्फीयर हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाले हों चाहे नेगेटिव वाले हों या पॉजिटिव नेगेटिव वाले हों, ये कुछ दूरी पर अगर स्थित हैं, बहुत बड़े बड़े चार्ज, तो वहाँ पर हम कूलम का नियम नहीं लगा सकते। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए, बहुत बड़े बड़े चार्जों के लिए हम इसको नहीं लगा सकते हैं। एक्सटेंडेड चार्जों पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ आएंगे गॉस अंकल, ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे गॉस अंकल, आएगा कुछ दिन बाद, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हम ये कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन है बोथ चार्ज आर इन रेस्ट। हम वहाँ लगा सकते हैं जब दोनों चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। अगर दोनों चार्ज मूविंग हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तब वहाँ पर हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। हाँ, ये यहाँ लगा सकते हैं कि एक मूव कर रहा हो, एक मोशन में हो और दूसरा क्या हो, रेस्ट में हो, आराम कर रहा हो, विराम में हो, तो वहाँ पर हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। बात समझ में आई। तीसरी बात क्या, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पहली बात होनी चाहिए थी कि हम कूलम्स लॉ वहाँ लगा सकते पॉइंट चार्ज के लिए, छोटे छोटे चार्जों के लिए।
बहुत बड़े बड़े चार्जों के लिए नहीं, छोटे छोटे चार्जों के लिए हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन है कि एक्सटेंडेड चार्ज यानी बहुत बड़े बड़े चार्ज हैं तो वहाँ नहीं लगा सकते हैं, दोनों रेस्ट में है तब तो लगा सकते हैं, एक रेस्ट में है एक मोशन में तभी भी लगा सकते हैं, दोनों मोशन में है तब नहीं लगा सकते हैं। और ये पॉइंट चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं, कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। कैसे बल कम ज़्यादा होता है इसको देखा आप लोगों ने। अब जरा देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका हम कंपैरिजन करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ ई है और इधर हम लिख दे रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, जो 11th में पढ़ कर आए हैं। 11th क्या होता है सर जी? 11th ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11th में नहीं भी पढ़े हो तो हम इसको कोशिश करेंगे समझाने के लिए। एफ ई अभी अभी पढ़े हो, कूलम्स लॉ क्या है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एफ जी क्या होता है, जी M1 M2 दो पिंडों के बीच जब बल कार्य करता है r दूरी पर, दो द्रव्यमानों के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो दो चार्जों के बीच लगता है, यहाँ पर Q1 Q2 चार्ज है, वहाँ M1 M2 द्रव्यमान है, r से रूबरू ही हो एकदम। k क्या है, कूलाम नियतांक, g क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब जरा देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे फिर कि सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, डिफरेंसेज क्या क्या हैं इन दोनों फोर्सेज में, तो वही हम देखेंगे। पहले सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। सिमिलरिटीज क्या क्या है, सिमिलरिटीज क्या है कि पहला भी ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये दोनों में सिमिलरिटीज हैं। बात समझ में आई? इनवर्स स्क्वायर लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ ये दोनों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बात समझ में आई? यहाँ पर ये सिमिलरिटीज हैं दोनों में। अच्छा, डिफरेंसेज क्या हैं? डिफरेंसेज तो डिफरेंसेज कई हैं। डिफरेंसेज में जरा देखते हैं। डिफरेंस में पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें जो k है वो डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये माध्यम पर निर्भर करता है। और g जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, मीडियम से। तो ये मीडियम पर निर्भर नहीं करता, पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? अच्छा, सिमिलरिटीज में एक सिमिलरिटी ये है कि जो बल की डायरेक्शन होती है वो दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है और दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के क्या होती है, अनुदिश होती है। ठीक है, दो सिमिलरिटीज यहाँ पर हैं। यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेज क्या है कि के जो है मीडियम पर निर्भर करता है, जी मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, अब ज़रा देखते हैं ये तो के और जी। एफ जी जो होता है वो मच लेस देन क्या होता है, एफ ई, यानी कह सकते हैं एफ ई जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है किससे, एफ जी से। रीजन क्या है, रीजन यही है कि इसमें के की वैल्यू होती है जो 9×10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बहुत बड़ी वैल्यू है कूलाम नियतांक की। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू क्या है, जी जो है वो कितना होता है 6.67 × 10⁻11। बहुत छोटी क्वांटिटी है, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसीलिए क्या होता है, एफ ई जो होता है मच ग्रेटर देन एफ जी होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और क्या डिफरेंसेज हैं, डिपेंड अपॉन मीडियम। और कोई डिफरेंस? तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव होता है। रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव का मतलब प्रतिकर्षण के साथ साथ ये क्या होता है, आकर्षण बल भी होता है। और दूसरी चीज़ एफ जी जो होता है वो केवल और केवल क्या होता है, ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, केवल आकर्षण होता है। एफ जी क्या होता है, आकर्षण बल होता है। एफ ई क्या होता है, आकर्षण भी हो सकता है और क्या, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो ये कुछ ठीक है डिफरेंसेज और क्या थे, सिमिलरिटीज थे।
इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मिटा दें। चलिए अब जरा देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर कई चार्ज हैं, एक सिस्टम है चार्जों का, सिस्टम माने जहां पर कई लोग हों, सिस्टम, निकाय, हिंदी में निकाय का मतलब या सिस्टम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सिस्टम का मतलब होता है जहां पर कई लोग हों। जैसे पूरी बॉडी भी एक क्या है, सिस्टम है, क्योंकि इसमें हाथ पैर आँख नाक कान सब मिलकर पूरी एक बॉडी बनाते हैं। तो ऐसे पूरा एक कई सिस्टम चार्जों का है, Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसे अपने पास कई चार्ज हैं। मान लो शुरुआत में 4 चार्ज हैं। अब हमें निकालना है कि Q4 पर नेट फोर्स कितना कार्य कर रहा है इन सब के होने से। तुम Q3 पर मान सकते हो, Q2 पर मान सकते हो, तो Q4 पर हमें निकालना है कि टोटल कितना चार्ज हो रहा है। तो क्या कहता सुपरपोजिशन की F नेट ऑन 4, यानी चौथे चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, पहले चौथे पर पहले के कारण कितना बल लग रहा है, प्लस चौथे पर दूसरे के कारण, प्लस चौथे पर तीसरे के कारण, जितना बल लग रहा सबके वेक्टर सम के क्या होता है, योग के बराबर होता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है कि किसी चार्ज पर नेट फोर्स कितना कार्य कर रहा है तो वो उस चार्ज पर लगने वाले समस्त बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। चौथे पर, ऐसे दूसरे पर भी निकाल सकते हो, तीसरे पर भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ जरा देख सकते हैं, Q2 और Q3 के भी बीच बल लग रहा है, Q1 और Q2 के भी बीच बल लग रहा है, इसके बीच बल लग रहा है, इसके बीच बल लग रहा है, इसके बीच, ऐसे सबके बीच बल लग रहा है। अगर कोई इसी सिस्टम में एक और कोई आ जाए तो क्या इसके और इसके बल प्रभावित होंगे? नहीं, इनके पवित्र रिश्ते पर आँच नहीं आएगी, उनका पवित्र रिश्ता वैसे ही प्योर बना रहेगा। हाँ, किस पर तब आँच आएगी? नेट फोर्स पर। अगर कोई एक और इन्वॉल्व हो गया तो अब अगर मान लो Q5 आ गया तो ये इस पर भी बल लगाएगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज 4 पर कितना हो जाएगा, इसी पर अब एक और लग जाएगा F4 5। बात समझ में? चौथे पर पांचवे के कारण इसके आने से इसके और इसके बीच कितना बल लग रहा है, इसके बीच बल कितना लग रहा है, Q1 Q3 के बीच कितना बल लग रहा है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स पर क्या करेगा, Q5 इफेक्ट डालेगा, अपना प्रभाव डालेगा। बात समझ में आई? ऐसे मान लो पूरे अपने पास कई चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, बहुत से चार्ज हैं पूरे सिस्टम में। अब हमें Qn पर निकालना है कि इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना कार्य कर रहा है। तो क्या करेंगे, F नेट ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज n वाले इलेक्ट्रिक चार्ज पर कितना फोर्स कार्य कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, Fn1 वेक्टर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बताता है कि उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका वेक्टर सम, सदिश योग, Fn1 प्लस n पर 2 के कारण कितना लग रहा है, फिर क्या, Fn3 Fn4 प्लस ऐसे Fn इससे पहले अब स्वयं पर तो फोर्स लगाएगा नहीं, तो Fn से पहले क्या रहा होगा, n-1 n-2 n-3 ऐसे बहुत से रहेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर कितना लग रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो बस आज के लिए इतना ही कूलाम के नियम में। इसको अगर वीडियो अच्छा लगेगा, पूरी बात समझ में आई होगी, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।